नमस्कार दोस्तों। मैं आपका अपना दोस्त एडवोकेट हरकिशन सिंह बावा। और दोस्तों, आप ये जानते हैं कि हमने ह्यूमन राइट्स के ऊपर सीरीज प्रारंभ की हुई है, जिसका महत्वपूर्ण अधिनियम है राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990, यानी 1990 का अधिनियम संख्यांक 20। तो दोस्तों, महिला आयोग की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि इतिहास इस बात का गवाह है कि भारतवर्ष के अंदर भी जो कमजोर वर्ग है, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो बच्चे हों या कोई अन्य, उन वर्गों को कहीं ना कहीं सशक्त करने के लिए एक ऐसे सिस्टम की जरूरत होती है जहां पर उनकी वो सुनवाई विधिवत ढंग से हो सके। तो दोस्तों, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के अंतर्गत जो राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया है दोस्तों, वो इसी मंशा को पूर्ण करता है। आज हम आपको बताएंगे इस अधिनियम के अध्याय 1 के संबंध में और अध्याय 2 के संबंध में। अब दोस्तों, अध्याय 1 कहता है प्रारंभिक, जिसकी धारा 1 कहती है संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। उपधारा 1 कहती है इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 है। यानी कि दोस्तों, एक बात स्पष्ट कर दी गई है कि इस अधिनियम का जो नाम है वो राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 है। तो ये धारा 1 में एक की उपधारा 1 में बता दिया गया है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों, उपधारा 2 कहती है इसका विस्तार संपूर्ण भारत में है। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। उपधारा 2, इसका विस्तार संपूर्ण भारत में है, यानी कि प्रत्येक राज्य जो भारतवर्ष के अंतर्गत है उसमें यह अधिनियम लागू होगा। उपधारा 3 कहती है दोस्तों, यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करें। यानी कि इसमें देखिए दोस्तों, केंद्र सरकार की भूमिका को एक बहुत ही महत्व दिया गया है। यह उस तारीख से प्रवृत्त हो जाएगा जिस तारीख से केंद्रीय सरकार राजपत्र में यानी गजट में अधिसूचना द्वारा नियत करे। यानी कि जनमानस को राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यह अवगत करा दिया जाएगा। किसके द्वारा? केंद्रीय सरकार के द्वारा। तो उसी दिन से यह अधिनियम माना जाएगा दोस्तों। अब धारा 2 कहती है दोस्तों परिभाषाएं। इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, बिंदु 1 कहता है आयोग, यानी आयोग से धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय महिला आयोग अभिप्रेत है। बिंदु बी कहता है सदस्य से आयोग का सदस्य अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत सदस्य सचिव भी है। बिंदु सी कहता है विहित से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है। अब दोस्तों, अध्याय 2 राष्ट्रीय महिला आयोग। देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग को बेहतर ढंग से समझने के लिए मेरा आपसे यह निवेदन है कि इस अध्याय को यानी अध्याय 2 को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग, धारा 3 कहती है राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन, यानी कि जो राष्ट्रीय महिला आयोग बनेगा उसके गठन में क्या क्या बातों को रखा जाएगा, किन किन चीजों को जो महत्वपूर्ण है इसमें समाहित किया जाएगा, धारा 3 हमें बताती है। जिसकी उपधारा कहती है केंद्रीय सरकार राष्ट्रीय महिला आयोग के नाम से ज्ञात एक निकाय का गठन करेगी जो इस अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और समनुविष्ट कृत्यों का पालन करेगा। यानी कि दोस्तों देखिए, इसमें भी केंद्रीय सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, जो कि एक निकाय का गठन करेगी जिसका नाम रखा जाएगा राष्ट्रीय महिला आयोग। तो यानी केंद्र सरकार को इसमें काफी शक्ति प्रदान की गई है दोस्तों। उपधारा 2 कहती है दोस्तों यह आयोग निम्नलिखित से मिलकर बनेगा। बिंदु 1 कहता है केंद्रीय सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट एक अध्यक्ष जो महिलाओं के हित के लिए समर्पित हो। देखिए दोस्तों, बिंदु 1 कितना महत्वपूर्ण है। मतलब इसमें एक अध्यक्ष होगा जो महिलाओं के हितों के लिए
पूर्णतया समर्पित हो, यानी कि उनके अधिकारों के लिए समर्पित हो। और दोस्तों, बिंदु बी कहता है केंद्रीय सरकार द्वारा ऐसे योग्य, सत्यनिष्ठ और प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से नाम निर्दिष्ट 5 सदस्य जिन्हें विधि या विधान, व्यवसाय, संघ, आंदोलन, महिलाओं के नियोजन, संभाव्यताओं की वृद्धि के लिए समर्पित उद्योग या संगठन के प्रबंध, स्वैच्छिक महिला संगठन यानी जिनके अंतर्गत महिला कार्यकर्ता भी हैं, प्रशासन, आर्थिक विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा या सामाजिक कल्याण का अनुभव है। यानी कि दोस्तों देखिए, माननीय आयोग के अंदर यदि सदस्य रखे जाते हैं, यदि अध्यक्ष महोदय को रखा जाता है, तो इन सबको महिलाओं से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं या उन्होंने कोई ऐसे कार्य किए हैं जो उनके अधिकारों के लिए उन्होंने लंबे समय तक फाइट लड़ी हो या उनको नॉलेज हो, उन्हीं को दोस्तों इस आयोग में रखा जाएगा। इस आयोग में उनको पद दिए जाएंगे या सदस्य के रूप में या अध्यक्ष के रूप में उन्हें इस आयोग में जगह दी जाएगी दोस्तों। अब दोस्तों, परंतु उनमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों में से प्रत्येक का कम से कम एक सदस्य होगा। अब देखिए दोस्तों, कितनी महत्वपूर्ण बात इसमें कह दी गई है कि इसके अंदर, इस माननीय आयोग के अंदर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों में से कम एक सदस्य को रखा जाएगा। अब देखिए कितना बेहतरीन यह अधिनियम बनाया गया है, क्योंकि महिलाओं से संबंधित अगर कोई समस्याएं आती हैं उसका तो समाधान करना ही करना है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है अधिकतर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लोगों को अगर समस्याएं आती हैं तो यदि उनका एक व्यक्ति माननीय आयोग में नियुक्त होगा तो वो उनकी समस्याओं को आसानी से वहां तक पहुंचा सकता है और उसके समाधान की तरफ उसे अग्रसर किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसका बिंदु सी कहता है केंद्रीय सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट एक सदस्य सचिव जो बिंदु सी का एक कहता है प्रबंध, संगठनात्मक संरचना या सामाजिक आंदोलन के क्षेत्र में विशेषज्ञ है। अब देखिए दोस्तों, यानी कि जो सामाजिक आंदोलन चलते हैं खास तौर से तो महिलाओं के संबंध में उसकी भी जानकारी या विशेषज्ञ हो तो उसको सदस्य सचिव के रूप में नियुक्त किया जाएगा। और सी का बिंदु 2 कहता है दोस्तों ऐसा अधिकारी है जो संघ की सिविल सेवा का या अखिल भारतीय सेवा का सदस्य है अथवा संघ के अधीन कोई सिविल पद धारण करता है और जिसके पास समुचित अनुभव है। अब देखिए दोस्तों, इसमें एक बात स्पष्ट कर दी गई है धारा 3 के अंदर कि अनुभवी लोगों को ही इस आयोग में रखा जाएगा। अब दोस्तों, धारा 4 कहती है अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि और सेवा की शर्तें। देखिए इसको भी समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। धारा 4 की धारा कहती है अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य 3 वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि के लिए पद धारण करेगा जो केंद्रीय सरकार इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे। और उपधारा 2 कहती है अध्यक्ष या कोई सदस्य यानी ऐसे सदस्य सचिव से भिन्न जो संघ की सिविल सेवा का या अखिल भारतीय सेवा का सदस्य है अथवा संघ के अधीन कोई सिविल पद धारण करता है केंद्रीय सरकार को संबोधित लेख द्वारा किसी भी समय यथास्थिति अध्यक्ष या सदस्य का पद त्याग सकेगा। यानी कि दोस्तों देखिए, केंद्रीय सरकार यानी केंद्र सरकार को यदि वो पद त्याग के लिए लिखता है तभी वो पद को त्याग सकेगा। यानी कि इसमें दोस्तों केंद्र सरकार की भूमिका को सशक्त किया गया है दोस्तों। और दोस्तों बात करेंगे उपधारा 3 की। केंद्रीय सरकार किसी व्यक्ति को उपधारा 2 में विनिर्दिष्ट अध्यक्ष या सदस्य के पद से हटा देगी यदि वह व्यक्ति बिंदु ए कहता है अनुन्मोचित दिवालिया हो जाता है। बिंदु बी कहता है ऐसे किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया और कारावास से दंडाधिष्ट किया जाता है जिसमें केंद्रीय सरकार की राय में नैतिक अधमता अंतर्ग्रस्त है। और बिंदु सी कहता है विकृत चित्त का हो जाता है और सक्षम न्यायालय की ऐसी घोषणा विद्यमान है। यानी कि दोस्तों इसमें देखिए कितने अच्छे से बताया गया है कि यदि कोई भी अध्यक्ष या सदस्य इन जो बिंदुओं को बताया गया ए बी सी में से कुछ भी कार्य में सिद्ध हो जाता है कि उसने ये गलतियां की हैं तो दोस्तों उसे हटाया जा सकता है। और दोस्तों बिंदु डी कहता है कार्य करने से इनकार करता है
या कार्य करने में असमर्थ हो जाता है। बिंदु ई कहता है आयोग में अनुपस्थित रहने की इजाजत लिए बिना आयोग के लगातार 3 अधिवेशनों में अनुपस्थित रहता है, या बिंदु एफ केंद्रीय सरकार की राय में उसने अध्यक्ष या सदस्य के पद का इस प्रकार दुरुपयोग किया है कि ऐसे व्यक्ति का पद पर बना रहना लोकहित के लिए अहितकर है। परंतु इस खंड के अधीन किसी व्यक्ति को तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि उस व्यक्ति को इस विषय में सुनवाई का उचित अवसर नहीं दे दिया गया है। यानी कि दोस्तों देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो भी सदस्य हैं या जो अध्यक्ष महोदय हैं या जो भी इसके अंदर जिनको नियुक्ति दी जाती है, यदि उनमें सारी त्रुटियां ये पाई जाती हैं तो उनको हटाया जा सकता है, लेकिन उस व्यक्ति को जिसको हटाया जाना है उसे अपनी बात कहने का पूरा अवसर दिया जाएगा, उसके बाद ही हटाया जा सकता है दोस्तों। ये एक बहुत अच्छी बात है दोस्तों इस उपधारा में। अब दोस्तों उपधारा 4 की बात हम करेंगे। उपधारा 2 के अधीन या अन्यथा होने वाली रिक्ति नए नाम निर्देशन द्वारा भरी जाएगी। उपधारा 5 कहती है अध्यक्ष और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते और उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी जो विहित की जाएं। अब दोस्तों धारा 5 कहती है आयोग के अधिकारी और अन्य कर्मचारी, क्योंकि दोस्तों देखिए कोई भी आयोग जब चलता है तो उसमें हमें अधिकारियों की भी आवश्यकता होती है और कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती है दोस्तों, क्योंकि सुचारू रूप से कार्य तभी चल पाता है जब उस संस्था में या उस आयोग में कर्मचारी भी हों और अधिकारी भी हों दोस्तों। तो धारा 5 उन्हीं के संबंध में बताती है। उपधारा 5 की धारा 5 की उपधारा एक कहती है दोस्तों केंद्रीय सरकार आयोग के लिए ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों की व्यवस्था करेगी जो इस अधिनियम के अधीन आयोग के कृत्यों का दक्षता पूर्ण पालन करने के लिए आवश्यक हों। यानी कि दोस्तों देखिए केंद्रीय सरकार को पुनः इसमें शक्ति दी गई है धारा 5 में कि वो ऐसे अधिकारियों की नियुक्तियां कर सकेगी जो दक्षता पूर्ण, यानी कि उनको उस बारे में नॉलेज भी हो ताकि आयोग के कार्यों को दक्षता पूर्ण वो पूर्ण कर सके दोस्तों। अब दोस्तों धारा 2 कहती है आयोग के प्रयोजनों के लिए नियुक्त अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते और उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी जो विहित की जाएं। अब दोस्तों हम बात करेंगे धारा 6 की वेतन और भत्तों का अनुदान में से संदाय किया जाना। अध्यक्ष और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा प्रशासनिक व्यय जिनके अंतर्गत धारा 5 में निर्दिष्ट अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन भत्ते और पेंशन भी है, धारा 11 की उपधारा 1 में विनिर्दिष्ट अनुदानों में से संदत्त किए जाएंगे। अब दोस्तों धारा 7 कहती है रिक्तियों आदि से आयोग की कार्रवाइयों का अविधि मान्य न होना। यानी कि दोस्तों अगर माननीय आयोग में कोई पद अगर रिक्त भी है तो उसके संबंध में धारा 7 कहती है, वो क्या कहती है धारा, आयोग का कोई भी कार्य या कार्यवाही आयोग में कोई रिक्ति विद्यमान होने या उसके गठन में त्रुटि होने के आधार पर ही प्रश्नगत या अविधि मान्य नहीं होगी। यानी कि दोस्तों अगर कोई रिक्ति भी है लेकिन माननीय आयोग कोई निर्णय लेता है या कोई कार्रवाई करता है तो वो अविधि मान्य नहीं मानी जाएगी दोस्तों। अब दोस्तों हम बात करेंगे धारा 8 की। धारा 8 कहती है दोस्तों आयोग की समितियां। धारा 8 की उपधारा 1 कहती है आयोग ऐसी समितियां नियुक्त कर सकेगा जो ऐसे विशेष प्रश्नों पर विचार करने के लिए आवश्यक हो जो आयोग द्वारा समय समय पर उठाए जाए। और दोस्तों उपधारा 2 कहती है आयोग को उपधारा 1 के अधीन नियुक्त किसी समिति के सदस्यों के रूप में ऐसे व्यक्तियों में से जो आयोग के सदस्य नहीं हैं उतने व्यक्ति सहयोजित करने की शक्ति होगी जितने वह उचित समझें, और इस प्रकार सहयोजित व्यक्तियों को समिति के अधिवेशनों में उपस्थित रहने तथा उसकी कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार होगा, किंतु उन्हें मतदान का अधिकार नहीं होगा। अब दोस्तों धारा 3 कहती है इस प्रकार सहयोजित व्यक्ति समिति के अधिवेशनों में उपस्थित होने के लिए ऐसे भत्ते प्राप्त करने के हकदार होंगे जो विहित किए जाएं। यानी दोस्तों अगर हम बात करें धारा 8 की आयोग की समितियां, तो आयोग की समितियों के संबंध में माननीय आयोग को विशेष शक्तियां प्रदान की गई हैं दोस्तों, ताकि माननीय आयोग का कार्य विधिवत चल सके। वो जो विचार उनके होते हैं या उनको जो भी चर्चाओं से जो विचार उत्पन्न होते हैं उनको विधिवत ढंग से चलाने के लिए
समितियों के गठन के संबंध में माननीय आयोग को पूरी शक्ति दी गई है दोस्तों। अब दोस्तों हम बात करेंगे धारा 9 की, प्रक्रिया का आयोग द्वारा विनियमित किया जाना। उपधारा 1 कहती है, आयोग या उसकी समितियों का अधिवेशन जब भी आवश्यक हो किया जाएगा और वह ऐसे समय और स्थान पर किया जाएगा जो अध्यक्ष ठीक समझे। यानी दोस्तों धारा 1 में, यानी धारा 9 की धारा 1 में माननीय अध्यक्ष जी को एक महत्वपूर्ण अधिकार दिया गया है दोस्तों, एक शक्ति प्रदान की गई है। उपधारा 2 कहती है दोस्तों, आयोग अपनी प्रक्रिया तथा अपनी समितियों की प्रक्रिया स्वयं विनियमित करेगा। उपधारा 3 कहती है, आयोग के सभी आदेश और विनिश्चय सदस्य सचिव द्वारा या इस निमित्त सदस्य सचिव द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत आयोग के किसी अन्य अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किए जाएंगे। यानी कि दोस्तों उपधारा 3 में सदस्य सचिव महोदय की भूमिका एक महत्वपूर्ण इसमें बताई गई है दोस्तों। और जो भी कार्य होंगे उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए जो सदस्य सचिव हैं या इनके निमित्त सदस्य सचिव या सम्यक रूप से प्राधिकृत आयोग के किसी अन्य अधिकारी द्वारा, यानी कि सदस्य सचिव चाहे वो स्वयं करे या वो किसी को नियुक्त करें, जो भी कार्रवाई होगी उसको अधिप्रमाणित किया जाएगा या तो सचिव जी के द्वारा या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्तियों के द्वारा दोस्तों। तो दोस्तों आज हमने मुख्य तौर पर महिला आयोग के संबंध में आपको अध्याय 1 और अध्याय 2 के संबंध में विस्तारपूर्वक बताया है दोस्तों। और दोस्तों आगे हम इसी सीरीज को बढ़ाते हुए और भी धाराओं की और भी अध्यायों की आपसे चर्चा करेंगे, आपको बताया जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि ये जो हम सीरीज चला रहे हैं दोस्तों, ये एक हमारा मिशन लीगल अवेयरनेस चल रहा है दोस्तों, जिसके अंतर्गत ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड जितने भी हमारे चैप्टर्स हैं, जितने भी एक्ट्स बने हुए हैं, उनकी हम सीरीज तैयार करके आप सब तक पहुंचा रहे हैं दोस्तों। तो मैं आपसे यही एक निवेदन करूंगा कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है एडवोकेट हरकिशन सिंह बावा, इसको सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें, इसको लाइक करें। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो आप इस पर कमेंट करें दोस्तों, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा आपको बता सके इन एक्ट्स की शक्तियों के बारे में अपने सीरीज के माध्यम से दोस्तों। आपने हमारी वीडियो को बड़े ध्यान से देखा दोस्तों, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।